चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया था। हो गया था ना हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स खत्म, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यूक्लिड्स जियोमेट्री, यूक्लिड्स नाम के साइंटिस्ट ने जियोमेट्री में आगे जो रिसर्च किए थे उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप एंशियंट टाइम से देखो, पहले तो जियोमेट्री का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है जियो, वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्रीक में जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, और मेट्रियन मतलब कि टू मेजर, ठीक है, अर्थ को मेजर करना, दैट इज जियोमेट्री, ठीक है। क्योंकि पहले तो क्या था, पहले आप एंशियंट टाइम में देखो, जैसे कि आपने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में सुना होगा, इजिप्शियन संस्कृति के बारे में सुना होगा ना, ठीक है। तो ये टाइम तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारी तरह तो नहीं थी, ऊंची ऊंची, ठीक है। तो वो लोग तो सिर्फ अर्थ पे कंस्ट्रक्शन करते थे, छोटे छोटे घर बनाते थे, ठीक है। तो उन लोगों को जो मेजरमेंट करना था वो अर्थ सरफेस पे ही करना था, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना था। तो इसीलिए उन लोगों ने ये अर्थ के मेजरमेंट के ऊपर से उसे जियोमेट्री नाम दिया, ठीक है। तो आपने एसएस में, सोशल साइंस में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में सुना होगा कि उन लोगों के जो गांव होते थे वो कितने एकदम फुल्ली उन लोगों ने मेजर करके सब कुछ अच्छे से अरेंज करके घर बनाए थे। जैसे कि हमारा होता है, आप अहमदाबाद में जाओ तो एक गली में से दूसरी गली कहाँ पे निकलती है वही समझ में नहीं आता। घर एक लाइन में कई बार तो नहीं होते, एक घर यहाँ पे तो एक घर यहाँ पे, गली ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाती है, सीधी नहीं होती। पर उसकी जगह पे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में आपने एसएस में पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा कि उनकी जो स्ट्रीट थी वो एकदम स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। जैसे कि ऐसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये एक स्ट्रीट है, उसी के पैरेलल यहाँ पे दूसरी स्ट्रीट आएगी, ठीक है, उसी के पैरेलल यहाँ पे तीसरी स्ट्रीट आएगी, ठीक है। और यहाँ से पैरेलल एक स्ट्रीट निकली, ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल ही दूसरी स्ट्रीट निकलेगी, आधी टेढ़ी नहीं निकलेगी। और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में वहाँ उनकी स्ट्रीट थी, ठीक है। और ये जो प्लेस होती थी वहां पे उनके घर होते थे, ये जो प्लेस होती थी वहां पे उनके क्या होते थे, घर होते थे। तो ए स्ट्रीट से वो आधी टेढ़ी एक दूसरे के घर से वहां तक नहीं निकलती थी जैसे अभी होता है। तो सोचो उस टाइम में इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा किया होगा, तो वो जियोमेट्री के बारे में कितना कुछ जानते होंगे, तभी तो ये सब कुछ कर पाए होंगे ना, तभी तो ये सब कुछ कर पाए होंगे। फिर आपने देखा होगा कि उनका जो सुएज सिस्टम था, सुएज सिस्टम मतलब कि गटर का पानी निकला, ठीक है, सुएज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था। अभी आप देखते हो कि सिटीज में अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, बट कई कई गाँव में तो अभी तक अंडरग्राउंड सुएज सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो तब था, तो सोचो वो लोग कितने जियोमेट्री के बारे में उन लोगों को पता होगा। उन लोगों को जियोमेट्री पता था, उन लोगों ने यूज किया, पर अपने हिसाब से यूज कर लिया, फिर कहीं पे रिटर्न उन लोगों ने रखा नहीं था, कहीं पे उन लोगों ने लिख के रखा नहीं था कि ऐसे इस स्टेप से ये स्टेप करेंगे, ये स्टेप करेंगे तो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, उन लोगों ने लिख के रखा नहीं था, ठीक है। अपने हिसाब से बस वो दिमाग में उसे अरेंज करके वो लोग बना देते, ठीक है। उन लोगों के पास जानकारी थी, बट जो कुछ भी था उनके दिमाग में था, लिख के नहीं रखा था। उसके बाद अराउंड 3000 BC, अराउंड 3000 BC थेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, सॉरी 3000 क्या, अराउंड 300 BC थेल्स नाम का एक मैथमेटिशियन था। थेल्स नाम का क्या था, एक मैथमेटिशियन था। उसने जियोमेट्री के बारे में आगे पढ़ना शुरू किया। फिर थेल्स नाम के मैथमेटिशियन का एक स्टूडेंट था, प्यूपिल, पाइथागोरस, वो तो आपने देखा होगा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है। तो ये पाइथागोरस था, वो थेल्स का स्टूडेंट था, उसका प्यूपिल था। फिर पाइथागोरस ने अपने हिसाब से बहुत सारे थ्योरम दिए जियोमेट्री के ऊपर से। फिर एक और मैथमेटिशियन था यूक्लिड, और एक मैथमेटिशियन था यूक्लिड, ठीक है। तो यूक्लिड है वो अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में एज अ मैथ्स टीचर वर्क करता था, एज अ मैथ्स टीचर वर्क करता था। उसने फिर जियोमेट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसने क्या किया, जियोमेट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। तो फिर उसने जियोमेट्री के बारे में रिसर्च किया, अपनी बुक्स अलग अलग से लिखी। उसने 12 बुक्स लिखी जियोमेट्री के ऊपर। उसने कितनी बुक्स लिखी थी, 12 बुक्स। वो 12 बुक्स को उसने एक पर्टिकुलर नाम दिया, एलिमेंट। पर्टिकुलर क्या नाम दिया उसने, एलिमेंट, ठीक है। 12 बुक्स लिखी थी, बुक 1, बुक 2, एलिमेंट की 12 पार्ट्स है। एलिमेंट के कितने पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है। उसने उसे बुक नाम दे रखा था,
ठीक है, बुक 1, बुक 2 ऐसे बुक 12, ठीक है, एक एलिमेंट के 12 पार्ट्स उसने बनाए थे। तो वो बुक 1, बुक 2 उसे नाम दिया था। तो उसकी टोटल कितनी बुक्स थी? बुक 12। वो बुक 12 में से थोड़ा कुछ लेके हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सारी बुक तो हम नहीं पढ़ सकते, तो उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी जो बुक 1 थी, यूक्लिड की जो बुक 1 थी, एलिमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था बुक 1, उसमें से कुछ डेफिनेशन हमने यहाँ पे ली है। इसे नाम दिया है यूक्लिड्स डेफिनेशन। यूक्लिड्स डेफिनेशन, द पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट के कोई भी पार्ट नहीं होते। देखो आपने यहाँ पे, मैंने ये यहाँ पे पॉइंट कर दिया, अब इसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो लाइन का कोई भी पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक डॉट है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने क्यूब आपने देखा है, क्यूब मतलब ये, इसे हम क्यूब बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्यूब। मतलब कि क्यूब हम कब बोल सकते हैं इसे? जब इसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जब इसकी सारी साइड, जैसे कि ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, सारी साइड्स और ये दोनों साइड, ये वाली और ये वाली 6 साइड्स है, सारी की सारी साइड का मेजरमेंट अगर इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो इसके पास होगी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशन होंगे ना, उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, ठीक है। तो मतलब कि सॉलिड के कितने, इसे ये सॉलिड सरफेस है, ये क्या है? सॉलिड मटेरियल। तो सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं? 3, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, सॉलिड के 3 डायमेंशन होते हैं। उसके बाद सरफेस के 2 डायमेंशन होते हैं। जैसे कि ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड ले लो, इसका क्या होगा? ये लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। ये बोर्ड है तो उसकी लेंथ होगी और उसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हमें सरफेस। तो सरफेस के 2 डायमेंशन होते हैं। सरफेस के कितने डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं। फिर लाइंस का एक ही डायमेंशन होता है। लाइन के पास कितने डायमेंशन होते हैं? एक ही डायमेंशन। जैसे कि मैंने ये लाइन यहाँ पे बनाई है, ऐसे ये लाइन यहाँ पे बनाई है, तो सिर्फ इसकी लेंथ ही होगी ना, इसकी ब्रेड्थ होगी नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये लाइन कितने पार्ट होते हैं? लाइन के कितने डायमेंशन होते हैं? एक डायमेंशन होता है। कितना? एक। और पॉइंट का, ये पॉइंट है तो उसकी लेंथ या ब्रेड्थ या कुछ होगा, तो पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट हैज नो डायमेंशन। सरफेस solid has 3 dimension, surface has 2 dimensions, line has 1 dimension and point has no dimension, ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। A point is that which has no part, उसका कोई पार्ट नहीं होता, मतलब कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो point has no part। फिर the line is breadthless length, the line is breadthless length। ये लाइन मैंने बनाई है तो उसकी लेंथ कितनी है? ब्रेड्थ उसकी होगी नहीं होगा, इसीलिए बोला है कि ब्रेडथलेस, बिना ब्रेड्थ का, ठीक है। लाइन क्या है? एक बिना ब्रेड्थ का लेंथ है, ठीक है। थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ये मैंने लाइन बनाई तो ये लाइन का एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन के जो एंड पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। लाइन के जो एंड पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे, ठीक है। फिर अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली इन द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये स्ट्रेट लाइन अपने आप से वो रह सकती है, अपने आप से आप सरफेस में कहीं पे भी मैं यहाँ पे लाइन बना सकती हूँ ना, ठीक है। और वो लाइन कैसे बनेगी? अपने खुद के ऊपर के पॉइंट से। जैसे कि ये लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मैं उसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट्स बना दूं अलग अलग कहीं पे भी, ठीक है। तो ये लाइन अपने ऊपर के पॉइंट से अपने आप रह सकती है, ठीक है। और सरफेस इज देयर व्हिच इज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। ये बोर्ड है, ये एक सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस क्या होता है? जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो सरफेस इज देयर व्हिच इज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, ठीक है। तो सरफेस के पास सिर्फ ये लेंथ और ब्रेड्थ होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। एक सरफेस की जो एजेस होती है, मतलब कि उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो क्या होती है? एजेस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एजेस। तो एजेस क्या होती है? लाइंस होती है। आप एक सरफेस लो, जैसे कि ये बुक है, जैसे कि ये बुक है, ये उसका सरफेस है, ठीक है। ये ऊपर, ये नीचे, ये और ये 4 इसकी क्या है? एजेस है। आपको ये अंदर का नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर का ये सरफेस देखो, ठीक है। तो उसकी 1, 2, 3 and 4 4 एजेस है। तो ये एजेस कौन सी है? लाइन्स है। एजेस कैसी है? लाइन्स है,
ठीक है। तो सरफेस की जो एजेस होती है वो क्या होती है, लाइंस होती है, ठीक है। फिर द प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अभी आगे ये सरफेस है, सपोज कि ये ब्लोड है, एक सरफेस है, तो उसके ऊपर मैं कहीं पे भी लाइंस बना सकती हूँ, ठीक है। तो प्लेन सरफेस मीन हम सिर्फ सरफेस यूज करेंगे वर्ड, हम सिर्फ सरफेस वर्ड यूज करेंगे, यूटिलिटी में प्लेन सरफेस वर्ड यूज किया, ठीक है। और हम सिर्फ सरफेस वर्ड यूज करेंगे तो प्लेन सरफेस और सरफेस दोनों एक ही है, ठीक है। तो अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ, ठीक है। ये सरफेस भी अपने आप से खुद से कहीं पे भी रह सकता है, उसके ऊपर लाइंस बना के कहीं पे भी रह सकता है, कैन लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ, अपने ऊपर कहीं भी स्ट्रेट लाइन बना के अपने खुद से रह सकता है। क्लियर हो गई, ये 7 डेफिनेशन उसने दी थी। अब देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है कि अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। तो पहले तो पार्ट क्या है वो पता होना चाहिए ना, पहले तो पार्ट क्या है वो पता होना चाहिए। तो पॉइंट की डेफिनेशन देने के लिए पार्ट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। पहले पॉइंट की डेफिनेशन लिखने से पहले हमें पार्ट क्या है वो पता होना चाहिए, तो पहले पार्ट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, तो ब्रेथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ठीक है। ये क्या बोला है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, तो पहले तो ब्रेथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, तो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट की डेफिनेशन है तो उसमें पार्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो उसने 7 डेफिनेशन दी है वो एक के ऊपर एक डिपेंडिंग है, ठीक है। जैसे कि ये रहा कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन क्या है, उसके बाद सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, तो एज क्या है वो पता होना चाहिए, लाइन क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तब आप सरफेस के बारे में बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पहले ये सारी डेफिनेशन ये तो हमने यहाँ पे साथ ही लिखी है, यूक्लिड ने तो अपनी बुक में बहुत सारी लिखी थी, वो सब हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आप डेफिनेशन दो तो उनके अंदर आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसे आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्ड को आप डिफाइन करने जाओगे तो वो डेफिनेशन में भी जैसे कि आपने पॉइंट को डिफाइन किया तो उसमें वर्ड आया पार्ट, तो पार्ट को डिफाइन करो, तो पार्ट की डेफिनेशन लिखोगे उसमें भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसे आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसे आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अंदर 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 आपको वर्ड्स मिलते ही जाएंगे, इसीलिए जियोमेट्री में कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अनडिफाइंड है, जैसे कि पार्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर पार्ट को डिफाइन करने जाओगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसे डिफाइन करना पड़ेगा, उसे डिफाइन करने जाओगे तो नए वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कंटिन्यू साइकिल चलता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जियोमेट्री में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे छोड़ दिए हैं कि जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जो अनडिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम क्या होता है। तो पोस्टुलेट इज द अजम्पशन दैट इज स्पेसिफिक टू जियोमेट्री, ठीक है। जियोमेट्री के मतलब मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई अजम्पशन हमने किया, वो अजम्पशन देखो मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट से हमें पता, ठीक है। जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। फिर एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स है। तो पोस्टुलेट मतलब कि ऐसे असम्पशंस आपने सोच लिया कि ये ऐसे होगा, आपने अज्यूम किया फिर उसे डिफाइन किया, ठीक है। तो पोस्टुलेट मतलब ऐसे असम्पशंस कि जो सिर्फ जियोमेट्री में ही यूज होते हो, मैथमेटिक्स के बाकी सारे पार्ट्स में यूज ना होते, ठीक है। वैसे असम्पशंस को हम क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट, कि जो सिर्फ जियोमेट्री में ही काम आते हैं, मैथमेटिक्स के बाकी सारे पार्ट्स में काम नहीं आते, ठीक है। और एक्सियोम्स आर द असम्पशन यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू जियोमेट्री। एंड एक्सियोम्स मतलब कि ऐसे असम्पशन है कि आप मैथ्स के किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हो, सिर्फ जियोमेट्री में नहीं। आ गया समझ में, ठीक है। पोस्टुलेट मतलब कि ऐसे असम्पशन जो सिर्फ जियोमेट्री में ही यूज किए जा सकते हैं, और एक्सियम मतलब ऐसे असम्पशंस कि जिसे आप मैथमेटिक्स के कोई भी पार्ट में यूज कर सकते हो, सिर्फ जियोमेट्री के लिए है ऐसा नहीं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स,
यूक्लिड ने ये जो एक्सियम्स दिए हैं वो मैथमेटिक्स के लिए किसी भी सिर्फ जियोमेट्री के लिए यूज हो गए ऐसा जरूरी नहीं, मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यूक्लिड्स के एक्सियम्स। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ 7 एक्सियम्स लिखे हैं, ऐसे तो बहुत सारे एक्सियम्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे एक्सियम्स हैं। ये एक्सियम्स सारे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उसमें जो एक्सियम्स लिखे थे उसमें से थोड़े बहुत उठा के हमने यहाँ पे रखे। ठीक है, यूक्लिड ने जो लाइन में एक्सियम्स लिखे थे उस लाइन में हमने नहीं लिखे। ठीक है, अपने हिसाब से थोड़े बहुत हमारी बुक में जो है वो हमने लिखे। ठीक है, तो पहला एक्सियम क्या है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये बोलना क्या चाहते हैं? देखो, ये बोलना क्या चाहते हैं? देखो, मेरे पास ये 2 चॉपस्टिक्स है, ये 2 चॉपस्टिक्स है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम थिंग है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, तो ये दोनों क्या है? सेम थिंग्स। ठीक है, ये दोनों सेम थिंग्स है, उसे इक्वल टू अब दो अलग थिंग्स ले रहे हैं। जैसे कि ये पहले तो ये दोनों चॉपस्टिक्स क्या थी? सेम। ठीक है, अब ये सेम थिंग के इक्वल में अलग अलग 2 चीजें ले रही है। ठीक है, पहले तो ये दोनों क्या थी? सेम थी, ये दोनों क्या थी? सेम थी। अब उसे इक्वल मैंने 2 अलग चीजें ले ली। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, पहले ये दोनों सेम थी, पहले क्या थी? ये दोनों सेम थी। ठीक है, उसे इक्वल मैंने 2 अलग अलग ले ली, इसके साथ ये और इसके साथ ये। तो जो मैंने नई 2 चीज ली थी वो भी एक दूसरे से क्या होगी? इक्वल। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। 2 अलग चीजें हैं, वो बाकी की 2 चीजों से इक्वल है और वो दोनों भी क्या है? इक्वल है, तो चारों एक दूसरे से क्या होगी? इक्वल। ठीक है, जैसे कि आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, सबके पास सेम होगी। ठीक है, क्लास में किसी 2 स्टूडेंट की, आपकी 9th स्टैंडर्ड की ही बोल रही हूँ, दूसरे स्टैंडर्ड की नहीं। ठीक है, आपके पास 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स की टेक्स्ट बुक आप 2 स्टूडेंट की ले लो तो वो सेम थिंग होगी। ठीक है, अब बाकी की 2 स्टूडेंट की है वो उससे कंपेयर करो। जैसे कि रोल नंबर 1 के साथ रोल नंबर 3 कंपेयर करो और रोल नंबर 2 की बुक के साथ रोल नंबर 4 की बुक कंपेयर करो। ठीक है, तो पहले 1, 2 की सेम थी, उसके साथ आपने 3 और 4 की कंपेयर की, तो 3 और 4 भी एक दूसरे से क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा, if equals are added to equals the wholes are equals। if equals are added to equals the wholes are equals। ये पहले 2 इक्वल है, ये पहले क्या है? 2 इक्वल है। अब इसी के अंदर फिर मैं 2 इक्वल ऐड कर रही हूँ, ये दोनों इक्वल है, दोनों में एक एक में ऐड कर रही हूँ, दोनों में मैं क्या कर रही हूँ? एक एक ऐड कर रही हूँ, ऐसे। ठीक है, पहले तो ये इक्वल्स है, ये दोनों क्या थे? पहले इक्वल्स है। अब इसके अंदर 2 अलग इक्वल है मेरे पास, इन दोनों में मैं क्या कर रही हूँ? एक एक में ऐड कर रही हूँ। तो ये जो नया बना होल पार्ट, ये 2 नए होल पार्ट बने। ठीक है, ये पहले इक्वल थे, उन दोनों में मैंने नई चीजें क्या की? ऐड कर। ठीक है, तो 2 होल पार्ट्स बने, एक ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये जो होल बने वो भी क्या होंगे? इक्वल, एक दूसरे से इक्वल होंगे। होल पार्ट वो भी क्या होंगे? एक दूसरे से इक्वल। देखिए नेक्स्ट, if equals are subtracted from equals the remainders are equals। इक्वल में जैसे इक्वल थिंग ऐड करो तो जो नया बनता है वो इक्वल होता है, वैसे ही इक्वल से आप इक्वल सबट्रैक्ट करो तो नया बनेगा, वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एक सेकंड, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों लाइन क्या है? सेम। दोनों लाइन क्या है? सेम। ठीक है, आप मेजरमेंट करो तो दोनों की लेंथ आपको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। अब इसमें से कोई सेम थिंग में माइनस कर दूं, दोनों में से 1 सेंटीमीटर सपोज की मैं माइनस कर दूं, तो जो नया बना वो भी एक दूसरे से क्या होगा? इक्वल। ठीक है, पहले आपके पास 2 इक्वल थिंग थी, दोनों में से कुछ इक्वल आपने माइनस कर दिया, तो नया जो बना वो भी क्या होगा? एक दूसरे से इक्वल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। 2 थिंग जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, कोइंसाइड करना मतलब कि अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए। कोइंसाइड करना मतलब कि अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए। जैसे कि मैंने अपने हाथ है, वो दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ गए हैं। ठीक है, एक भी पार्ट ऊपर से बाहर नहीं आता, नीचे से बाहर नहीं आता। आप अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखो,
ठीक है। तो ये थंब के ऊपर थंब और अच्छे से 5 उंगलियों के ऊपर 5 उंगलियों आ जाएगी, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। हाँ, किसी किसी के हाथ में थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कोइंसाइड करना, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ जाना, ना ही कोई थोड़ा सा छोटा है ना ही कोई थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। उसे बोलते हैं कोइंसाइड करना। तो जो दो थिंग एक दूसरे को कोइंसाइड करती है वो एक दूसरे की इक्वल है। जो दो थिंग्स एक दूसरे से क्या करती है, कोइंसाइड करती है, वो एक दूसरे की क्या है, इक्वल। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जो दो थिंग्स एक दूसरे से कोइंसाइड करती है वो दो कैसी होती है, इक्वल। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल मतलब कि पूरा, वो पार्ट से क्या है, बड़ा है। द होल, ये ब्लैक बोर्ड पूरा है, ठीक है, इसका ये एक पार्ट है, तो ये होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा ब्लैक बोर्ड वो होल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, लिखने के लिए एक पार्ट बनाया, तो द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल पूरा है, वो पार्ट से क्या होगा, बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दो आपने सेम थिंग ली है, दोनों का डबल कर दो, तो डबल करने के बाद जो नया मिलता है वो भी एक दूसरे से क्या होगा, सेम होगा। दो सेम थिंग आपने ली है, दो सेम थिंग एक दूसरे से एकदम सेम थिंग ली है, अब आप उसका डबल कर दो, तो जो डबल करने के बाद नया मिलता है वो भी एक दूसरे से क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हाफ मतलब कि हाफ का प्लूरल है, हाफ का क्या है, प्लूरल है, ठीक है। HALF, हाफ मतलब कि आधा, उसका प्लूरल है हाल्फ, ठीक है। तो थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दो सेम थिंग आपने ली है, दो सेम थिंग आपने ली है, उन दोनों का हाफ कर दो, तो हाफ करने के बाद जो नया बना वो भी एक दूसरे से क्या होगा, सेम होगा। दो सेम थिंग आपने ली है, ठीक है। अब दोनों का हाफ कर रहे हो, देखो हाफ मतलब कि कैसे भी टुकड़े नहीं करने हैं, पर्टिकुलर अच्छे से हाफ, दो इक्वल टुकड़े ही करने हैं, ठीक है। तो दो सेम थिंग आपने ली है, उसके आप हाफ करते हो, तो जो हाफ बनने के बाद, हाफ करने के बाद जो नया मिला वो नया भी एक दूसरे से क्या होगा, सेम होगा। नया भी एक दूसरे से क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये थे यूक्लिड्स के एक्सियम्स। अब एक्सियम्स क्या है वो तो हमें पता है कि एक्सियम्स आर द असम्पशन यूज्ड थ्रूआउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू जियोमेट्री, ठीक है। तो ये 7 हमने यूक्लिड्स के एक्सियम्स देखे, तो ये एक्सियम हम पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ जियोमेट्री के लिए ही यूज कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे पोस्टुलेट्स होते तो वो पोस्टुलेट सिर्फ जियोमेट्री के लिए ही यूज होते हैं, मैथमेटिक्स की बाकी सारी ब्रांचेस के लिए नहीं, ठीक है। तो ये यूक्लिड्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो हमने ली थी। तो यहाँ पे यूक्लिड ने क्या बोला है कि एक डेफिनेशन दो, तो उसके अंदर आपको कई सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि जो वर्ड्स को आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अब वो वर्ड्स आप डिफाइन करने चाहोगे तो उसमें से भी आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, वो उससे डिफाइन करने चाहोगे तो उसमें से भी नए वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा। इसीलिए जियोमेट्री में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है कि जो अनडिफाइंड है, जिसे डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ समझ लिया कि हाँ ऐसा होता है देखने से, ठीक है, उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई यूक्लिड्स की डेफिनेशंस। फिर पोस्टुलेट क्या है वो हमने देखा, एक्सियम क्या है वो हमने देखा, और ये यूक्लिड के 7 हमने एक्सियम्स भी देखे, ठीक है। फिर यूक्लिड्स के इस चैप्टर में हमें 5 पोस्टुलेट्स भी पढ़ने हैं, यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। बट वो पोस्टुलेट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम यहाँ तक एक्सियम्स तक रखते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 5 पोस्टुलेट्स, ठीक है। उसे तो कैसे करना है वो मैं आपको पर्टिकुलरली ड्रॉ करके समझाऊंगा। पोस्टुलेट में आपको पर्टिकुलरली ड्रॉ करके एक के बाद एक समझा दीजिए। ये सबको अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। तो पहले लिख लो, हो गया सबका, ठीक है। बुक में लिखना है सबको कंपलसरी, ठीक है। लिख लिया सबने, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स स्टार्ट करेंगे।